प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 विज्ञान के पार्ट 3 का है। इस वीडियो में पूरा पाठ को समाहित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए, मैं अशोक कुमार और आप जुड़े हैं अपने प्यारे चैनल सीखें धरातल से। मैं चलते हैं विषय वस्तु की ओर। आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे। आसपास नलों और चापाकल के सामने पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएं, कभी कभी इन लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि। ऐसा दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। आपने विद्यालय, प्रखंड कार्यालय व बाजार में बड़े बड़े पोस्टरों को देखा होगा। इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पानी की उचित मात्रा भी विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है? जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। जल संरक्षण की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है क्योंकि इसका लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। 2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध उपयोगी जल का आकलन कीजिए। लगभग 20 लीटर क्षमता वाले एक बाल्टी में पूरा जल भरते हैं। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 मिलीलीटर क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण यानी मीठा जल को प्रदर्शित करता है। मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। वह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अंत में मग में से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुछ अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इस क्रियाकलाप से हम समझ गए होंगे कि मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का ठोस रूप बर्फ तथा ओला है। यह द्रव रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। यह जल की सामान्य अवस्था होती है। जल गैसीय अवस्था में भाप, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र, वाटर साइकिल कहा जाता है। जल के विभिन्न स्रोतों, सागर, नदी, झील आदि से जल का वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जलवाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी, नालों आदि से होता हुआ सागर तक पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है। इसी जल के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है।
पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार की वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा जल है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःस्यंदन कहा जाता है। भूमि के निचले वाले सतही जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर वाटर टेबल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज्यादा उपज की जाए, परंतु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोतों पर दबाव पड़ा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है, इससे भौम जल स्तर में कमी आई है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल का वितरण विश्व में भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हो रहा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है। पूर्वी भाग प्रमुखतः बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा के लिए जल प्राप्त करता है। राज्य के गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिले के उत्तरी भाग, कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग, गोड्डा आदि क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा। इसमें बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि बहुमूल्य जल को किसी प्रकार से व्यर्थ होने से रोका जाए। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहा है। इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में रहना पड़ता है। टैंकर में पानी पहुंचाया जाता है। जलापूर्ति की राशनिंग होती है। किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं। संभवतः आपने ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। आप जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर न पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह है झारखंड के सिमोन उरांव। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। केवल चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले सिमोन पिछले एक सदी से सूखे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जल संचयन के लिए अकेले 6 गांवों में तालाब खुदवाए। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की। अब इन गांवों में साल में 3 फसलें उपजाई जा सकती हैं। जब सिमोन 28 साल के थे
तो उन्होंने बारिश की पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधें बनाई। अपनी देसी तकनीक के जरिए गांव वालों के सहयोग से सिंचाई के लिए पहला बांध गाय घाट का निर्माण किया। फिर उन्होंने गिरना बांध का निर्माण किया। 450 फीट लंबी इस नहर का निर्माण उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को काट कर किया। इसके बाद इन्होंने दंसवाली बांध का निर्माण किया। उन्होंने कई बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया। साधारण जल संरक्षण के उपायों से उन्होंने 51 गांवों का भाग्य बदल दिया। यहाँ 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। झारखंड के इस मेहनती व्यक्ति को मीडिया ने जल पुरुष के नाम से नवाजा है। लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते हैं। 83 वर्ष के सिमोन उरांव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में सीखा